हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि उत्तराखंड के बहुत ही सुंदरतम स्थलों में से एक अर्थात ताल, उत्तराखंड की झील एवं ताल पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें एक एक करके हम सारी झीलों का अध्ययन भी करेंगे, जो उसके साथ साथ उसकी विशेषताओं के अलावा उसकी निर्माण प्रक्रिया और उनके इतिहास से भी जुड़े हुए तथ्य होंगे। मैंने यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं उत्तराखंड में झील एवं तालों की बात करूँ तो उत्तराखंड में मध्य हिमालय की पेटी की विशेषताएं हैं झील एवं ताल। हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में, मैं आपको पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि उत्तराखंड से 3 या 4 हिमालय श्रृंखला गुजरती हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इनमें से अगर झील पूछी जाए कि झील, ज्यादातर झीलें किस हिमालय में निर्मित है, तो पूर्वी क्षेत्र की तो सारी की सारी, अगर मैं कहूं कुमाऊं क्षेत्र की सारी या अधिकांश झीलें हमारे मध्य हिमालय की पेटी में बनी हुई हैं। इसके अलावा कुछ, अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो कुछ झीलें ऐसी हैं जो हमारे उच्च हिमालय में भी निर्मित है। तो उत्तराखंड में आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, झील एवं ताल। उत्तराखंड में आपने, अगर पौराणिक ग्रंथों की बात करूं तो मानस खंड में हमें बाकायदा इसका उल्लेख मिलता है कि उत्तराखंड को छकाता प्रदेश, जो नैनीताल वाला क्षेत्र है या कुमाऊं का जो क्षेत्र है, उसे छकाता प्रदेश के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। छकाता प्रदेश का मतलब है लगभग 60 झीलों की नगरी। तो प्राचीन ग्रंथों में भी उत्तराखंड झीलों के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात वहां पर भी हमारे पास प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं मोटे मोटे फैक्टों की बात करूं उत्तराखंड की झीलों से संबंधित, तो कुछ इस प्रकार से भी फैक्ट बनते हैं कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उत्तराखंड की सबसे गहरा ताल कौन सा है, कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल कौन सा है, या सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है। ये सारे फैक्ट हमारे इसके अंतर्गत चलेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील किसे माना गया है, तो एक टिहरी गढ़वाल में एक झील है, अर्थात गढ़वाल मंडल में महासर ताल। तो महासर ताल को सबसे बड़ा ताल माना जाता है उत्तराखंड का, और इसके साथ साथ इसी को सबसे गहरे ताल के रूप में भी जाना जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी ताल कौन सी है, तो कुमाऊं मंडल में लगभग 41 मीटर की गहराई तक हमारे पास नौकुचिया ताल है, और सबसे बड़ा ताल कुमाऊं मंडल का भीम ताल देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें हमारी होने वाली हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक को, उत्तराखंड में झील एवं ताल। मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया, मैंने यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से उत्तराखंड की झीलों को दर्शाया है, जितनी भी झीलें हैं, जिनमें से अगर मैं झीलों की बात करूं तो गढ़वाल मंडल की झीलें अलग लिखी गई है और कुमाऊं मंडल की झीलों को अलग से लिखा गया है। पहले तो मैं यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से, क्योंकि अपने लेक्चर के माध्यम से तो मैं आप तक सारी झीलें नहीं पहुंचा सकता हूं, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण झीलें होगी जिस पर हम विशेष रूप से चर्चा भी करेंगे मैप के माध्यम से। लेकिन मैंने इस चार्ट के माध्यम से वो सारी झीलें यहाँ पर लिख दी हैं, ताकि आप सभी के सामने उत्तराखंड की सारे झीलें एवं ताल उपलब्ध हो जाए और आपकी परीक्षाओं से भी कोई प्रश्न यहाँ से ना छूटे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने इस झील एवं ताल के टॉपिक को। देखिए, उत्तराखंड की झील एवं तालों की बात करें तो सबसे पहले गढ़वाल मंडल के तालों की बात होगी, और गढ़वाल मंडल में मैंने यहाँ पर सबसे पहले उत्तरकाशी जनपद के ताल लिखे हैं। यहाँ पर आप देखिए, गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, इन 6 जनपदों में जो ताल है उन तालों पर यहाँ पर चर्चा होगी। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है उत्तरकाशी जनपद, और उत्तरकाशी जिले में पहला जो आपको ताल दिखाई दे रहा है केदार ताल। केदार ताल एक रहस्यमय ताल भी है, और इस ताल में बाकायदा अलग से हमारा अध्ययन भी चलेगा। इसके अलावा उत्तरकाशी में नचिकेता ताल है, डोडी ताल है। डोडी ताल हमारे भोजपत्र वृक्षों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो डोडी ताल को भी बाकायदा अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर सर ताल है उत्तरकाशी में, फाचकंडी बयां ताल, या इसी को उबले जल वाला ताल भी कहते हैं। साथ ही साथ काणा ताल है और मंगलाचू ताल। मंगलाचू ताल पर तो विशेष रूप से हमारा अलग से अध्ययन भी चलेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 2019 में सबसे अधिक सुर्खियों में रहने वाला सोशल मीडिया पर ताल था मंगलाचू ताल।
मंगलाचू ताल ये बुलबुलों के लिए प्रसिद्ध ताल है। अगर आप इस ताल के आसपास सिट्टी बजाते हैं या कुछ इस प्रकार से तालियां बजाते हैं तो इस ताल में बुलबुले उबलने लगते हैं। तो ये ताल भी हमारे रहस्यमय ताल में शामिल है और साथ ही साथ जुड़ा है हमारे सोमेश्वर देवता से भी। तो इस ताल में तो बाकायदा अलग से चर्चा भी चलेगी। इसके बाद यहाँ पर लिखे हैं टिहरी के ताल। टिहरी के तालों में सहस्त्र ताल, महासर ताल। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को पढ़ा है जहां पर मैंने आपको ग्लेशियर पढ़ाए हैं तो वहीं पर मैंने सहस्त्र ताल और महासर ताल से दो नदियां भी उद्गमित की थी जिन्हें बालगंगा और धर्मगंगा के नाम से जाना जाता है। ये टिहरी में है दोनों की दोनों, सहस्त्र ताल, महासर ताल। बालगंगा, धर्मगंगा इन्हीं दोनों तालों से निकलती है और बूढ़ा केदार में दोनों संयुक्त रूप से संगम बनाती है और यही दोनों नदियां बालगंगा और धर्मगंगा आगे चलकर हमारी भिलंगना नदी में मिल जाती हैं। इसके अलावा यहीं पर भील सरोवर मोस्ट इंपोर्टेंट है। भील सरोवर भी कि किस जनपद में है, तो भील सरोवर भी हमारा टिहरी जनपद में है। अर्थात जब आप लोगों ने भिलंगना नदी के उद्गम स्थल को पिछली वीडियो में पढ़ा था तो वहीं पर हमने देखा था कि खतलिंग ग्लेशियर के दक्षिण में एक सरोवर है जिसे हमारे केदार खंड में भील सरोवर के नाम से जाना गया है और उसी भील सरोवर से भिलंगना नदी का उद्गम भी होते हुए हमने देखा था। इसके अलावा आप टिहरी में ही मंसूर ताल, अप्सरा ताल भी पढ़ेंगे। मंसूर ताल जहां से हमारी दूध गंगा भी निकलती है और इसके अलावा यम ताल भी हमें टिहरी में देखने को मिलता है। तो टिहरी में सहस्त्र ताल, महासर ताल, भील सरोवर, मंसूर ताल, अप्सरा ताल और यम ताल। इसके बाद बात आती है चमोली की। सबसे ज्यादा अगर उत्तराखंड में आपके सामने प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक झील वाला जिला कौन सा है, देखो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि नैनीताल होगा। नैनीताल में बहुत सारे ताल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तराखंड में सबसे अधिक ताल चमोली जनपद में है। समझ गए आप? तो आप इसे याद रखेंगे कि सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है या सर्वाधिक ताल वाला जिला कौन सा है, तो चमोली जनपद है। देख लीजिए आप लगातार चमोली जनपद में सबसे पहले मैंने रूपकुंड लिखा है, रहस्यमय ताल, कंकाली ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पर भी बाकायदा चर्चा होगी, अलग से इस ताल को पढ़ा जाएगा। तो रूपकुंड चमोली में है। आपका विष्णुकुंड ये भी चमोली में है। सतोपंथ ताल जहां से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है ये भी सतोपंथ ग्लेशियर के दक्षिण में है, तो चमोली जनपद में है। सुख ताल चमोली जनपद में है। इसके साथ साथ आचरी ताल, आचरी गढ़वाल में आप सभी लोग जानते हैं आचरी जो है परियों को कहा जाता है, तो एक ताल ऐसा भी देखने को मिलेगा आचरी ताल गढ़वाल में यानी कि चमोली जनपद में। काक भुशुंडी ताल ये भी चमोली में है। और इसके अलावा विरह ताल, गोना ताल, ये जो काक भुशुंडी ताल है, अगर आप मेरा नदी तंत्र पढ़ चुके हैं तो इसी काक भुशुंडी ताल से या काक भुशुंडी पर्वत से हमने देखा था एक नदी थी अमृत गंगा, और अमृत गंगा इसी ताल से उद्गमित हुई थी। अमृत गंगा सहायक नदी थी हमारी पश्चिमी धौली गंगा की। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी अमृत गंगा किस ताल से या किस पर्वत के निकट से निकलती है, तो ये काक भुशुंडी ताल भी है और काक भुशुंडी पर्वत भी है, दोनों की दोनों चमोली जनपद में है। इसके साथ साथ यहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट विरह ताल, गोना ताल या इसको दुर्मी ताल के नाम से जाना जाता था। ये वही ताल है, इस ताल में भी अलग से हमारी चर्चा हुई जो 1970 में फट गया था और बहुत बड़ी तबाही मचाई थी इसने चमोली जनपद में। तो ये रहा हमारा विरह ताल, गोना ताल, दुर्मी ताल चमोली जनपद में है, इसे अलग से पढ़ा जाएगा। लिंग ताल चमोली जनपद में है, हेमकुंड चमोली जनपद में है, वेणु सरोवर, विष्णु ताल, देवताल, त्रिदेव ताल और झल ताल। इसके अलावा यहीं पर चमोली में सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, मत्रिका ताल, मणिभद्र ताल और बेनी ताल, ये वो सारे ताल हैं जो चमोली में मिलेंगे और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तालों पर हम बाकायदा इसके बाद अलग से मैं वीडियो में चर्चा भी करूंगा और विस्तार से उन तालों को समझाऊंगा भी। इसके अलावा चमोली के अलावा रुद्रप्रयाग में ताल है और रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल, वासुकी ताल, बधानी ताल, चौराबाड़ी ताल जहां से हमारी मंदाकिनी नदी का भी उद्गम होता है, और साथ ही साथ हमारी सुपर लेक। सुपर लेक पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको चर्चा करना चाहूँगा। ये जो सुपर लेक है इसका निर्माण अभी हाल ही में हुआ है। अगर आप लोगों ने हाल ही की रिपोर्ट पढ़ी होगी हमारे भूगर्भ वाडिया इंस्टीट्यूट की, तो उन्होंने कहा है कि जब चौराबाड़ी ताल 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बाद चौराबाड़ी ताल अपना अस्तित्व खो चुका है। चौराबाड़ी ताल जहां पर था अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक गड्ढेनुमा आकृति है और उसमें जो है बड़े बड़े हमें क्या दिखाई देंगे, पत्थर और शिलाएं नजर आती है। बाकी चौराबाड़ी ताल समाप्त हो चुका है। 2013 की आपदा के बाद चौराबाड़ी ताल तो समाप्त हो गया है, लेकिन उसी आपदा के दौरान एक और नया ताल उसके ठीक लगभग 1 किलोमीटर के उत्तर में निर्मित हुआ है और इस ताल को सुपर लेक के नाम से जाना जा रहा है। देखो सुपर लेक होती क्या है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस समय, क्योंकि ये हमारे लिए एक चुनौती बन गया था कि एक नया ताल बन गया है, कहीं भविष्य में इससे हमें खतरा तो नहीं है। लेकिन जो सुपर लेक होती है दोस्तों, सुपर लेक से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और ना ही ये खतरा पैदा करती है, क्योंकि सुपर लेक बनती कहाँ पर है? देखिए, सुपर लेक हमेशा निर्मित होती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर में जब ये 2013 में आपदा आई तो इस चौराबाड़ी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूट गया था। टूटने के बाद यहाँ पर बिल्कुल उत्तर में एक झील बनी है जो बिल्कुल हिमालय के या ग्लेशियर के उत्तर में बनती है, उसी को नाम दिया जाता है सुपर लेक। तो ये सुपर लेक भी बिल्कुल चौराबाड़ी ग्लेशियर के उत्तर में बनी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुपर लेक हमेशा कुछ टाइम पीरियड के लिए बनती हैं और फिर ये टूट जाती हैं, इसलिए इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जबकि नुकसानदायक ताल कौन से होते हैं? जैसे चौराबाड़ी ताल था, कितना नुकसान पहुंचाया। हमेशा इस प्रकार के ताल जो ग्लेशियरों के मध्य पेटी में या दक्षिणी पेटी में निर्मित होते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक ताल होते हैं, क्योंकि इनकी अवधि बहुत लंबी होती है, हजारों सालों तक ये ताल बने रहते हैं और फिर एक समय में बहुत बड़ा खतरा सिद्ध साबित हो जाता है उस आसपास के इलाकों के लिए। लेकिन सुपर लेक जो ये बनी है, ये भी सुपर लेक हमारे चौराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बनी है, लेकिन इससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सुपर लेक भी हमारी रुद्रप्रयाग जनपद में है, वर्तमान में सुर्खियों में है, इसलिए आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा देहरादून के तालों की बात करें तो सागर ताल जो अब वर्तमान में सूख चुका है, अपनी आकृति को खो चुका है। इसी के साथ साथ रामताल, रामताल जो है देहरादून जिले में है और जौनसारी जनजाति आप लोग देहरादून में पढ़ते हैं तो जौनसारी में एक जगह है, जौनसार क्षेत्र में चक्राता, वहीं चक्राता में एक सुंदर ताल हुआ करता था रामताल। वर्तमान में अब ये भी सूख चुका है, बहुत ही कम पानी इसमें देखने को मिलता है। लेकिन इसी रामताल से जुड़ा हुआ आपने सुना होगा रामताल गार्डन, जहां पर 3 मई को वीर केसरीचंद जी का मेला भी आयोजित किया जाता है। तो ये रामताल गार्डन वहीं पर है जहां पर वीर केसरीचंद का 3 मई को मेला लगता है, वहीं पर ये ताल हुआ करता था, लेकिन अब सूखने की कगार पर आ चुका है। इसके अलावा देहरादून में आपको कौसरो ताल भी मिलेगा और चंद्रवाड़ी ताल भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें हरिद्वार जनपद की तो हरिद्वार में सिर्फ एक ताल है, दिव्य सरोवर ताल। तो ये दोस्तों हमारे रहे गढ़वाल के ताल, जिन पर हमने एक एक करके चर्चा की। इसके अलावा अब बात करेंगे सुंदर ताल, नैनीताल, जो वास्तव में अपनी ताल नगरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी ताल को हमारे पौराणिक ग्रंथों में छकाता प्रदेश के नाम से भी उल्लेखित किया गया, अर्थात 60 प्रदेशों की या 60 झीलों का प्रदेश। नैनीताल में बहुत सारे ताल मिलेंगे, जैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, नल दमयंती ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल, भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, पन्ना ताल, सड़ियल ताल, गर्भ ताल, सूर्या ताल, हरीश ताल, खुरपा ताल, पूना ताल, मलवा ताल, लेम्पोखोरा ताल, चोरी ताल। इसके साथ साथ मगरी गांव ताल, मालवा ताल, सागरिया ताल, भगटूरा ताल, ये सारे के सारे ताल नैनीताल जनपद में है। भाई प्रश्न आता है, इसीलिए अब एक ही सिस्टम है, रटने पड़ते हैं और इनको अच्छे से देखना पड़ता है। तो ये वो सारे ताल हैं जो नैनीताल जनपद में है, लेकिन इसके अलावा नैनीताल में बहुत सारे कुछ ऐसे ताल होंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध ताल है, ख्याति प्राप्त ताल है और अपनी सुंदरता के लिए पूरे देश में नहीं विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। तो उन तालों पर हम इसके बाद बाकायदा एक एक करके चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चंपावत की, तो चंपावत में भी 2 ताल हैं और पेपरों में बहुत बार पूछे जाते थे कि श्यामताल और झलताल किस जनपद में स्थित है। तो ये दोनों की दोनों ताल, श्यामताल और झलताल, चंपावत जनपद में स्थित है। बात करें उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर में आपको 3 ताल देखने को मिलेंगे, जैसे द्रोणताल, गिरिताल और नानक मत्ता वाला सागर। ये तीनों की तीनों ताल हमारे उधम सिंह नगर में। और फिर अंत में पिथौरागढ़ का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थमोरी ताल और गंगपानी ताल। ये दोनों की दोनों ताल हमारे पिथौरागढ़ जनपद में। अभी तक बहुत सारे लोग सोचते थे कि पिथौरागढ़ में ताल बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिथौरागढ़ में हमारे थमोरी ताल भी है और गंगपानी ताल भी है। तो ये दोस्तों एक तरह से मैंने आपको सारे के सारे उत्तराखंड में जितने भी ताल है इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास किया है और आप उम्मीद करता हूं कि आपने हाथ में कलम रखकर, बुक पुस्तक रखकर इन सभी तालों को लिख भी लिया होगा। ये ताल आप सभी नोट कर लीजिए। बाकी अब मैं प्रवेश करता हूं इससे आगे, यानी कि इन तालों में से अब हम एक एक करके उन तालों पर चर्चा करेंगे जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध ताल है
और वहाँ से बहुत सारे फैक्ट हमें मिलते हैं और उन तालों के अंदर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन तालों पर अब हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अब इनमें से महत्वपूर्ण तालों की। उम्मीद करता हूं कि इन तालों को आपने नोट कर लिया होगा, इसीलिए मेरा उद्देश्य था इन तालों को यहाँ पर लिखने का, क्योंकि मैं लेक्चर के माध्यम से तो आपको ये सारे के सारे ताल नहीं लिखवा सकता था या नहीं बता सकता था, तो कोई ताल छूटे ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ताल लिख दिए हैं। अब आइए चलिए चलते हैं उत्तराखंड के कुछ उन महत्वपूर्ण तालों की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले कुमाऊं जनपदों के तालों पर चर्चा होगी और कुमाऊं जनपद में भी जो नैनीताल के बहुत ही खूबसूरत ताल हैं, हम सबसे पहले उन्हीं तालों को एक एक करके उठाएंगे और उनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और ऐसे तालों में सबसे पहला ताल आप सभी के जुबां पर एक ही नाम रहेगा, बोलो जुबा केसरी नहीं, आप सभी के जुबां पर एक नाम होगा और वो होगा नैनीताल। तो आइए नैनीताल पर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल एक ऐड भी चल रहा है बोलो जुबा केसरी, सबकी जुबां पर वही चला हुआ है। आइए चर्चा करते हैं नैनीताल के बारे में। नैनीताल या नैनी झील। नैनीताल या नैनी झील ये नैनीताल जनपद में है और बहुत ही खूबसूरत ताल है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो यहाँ पर गए भी होंगे और इस सुंदर नज़ारे को देखा होगा और बहुत ही सुंदर इस ताल के साथ साथ पूरा नैनीताल शहर भी बसा हुआ दिखाई देता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक को, अर्थात नैनीताल को। नैनीताल में जो हमारा केंद्र बिंदु होगा कि आखिर में इसमें क्या क्या अध्ययन का केंद्र बिंदु रहेगा। सबसे पहले तो चर्चा की जाएगी कि आखिर में इस ताल की निर्माण प्रक्रिया ये कैसे हुई, और निर्माण प्रक्रिया में हम इसे दो तरह से अध्ययन करेंगे। पहला होगा हमारे वैज्ञानिक निर्माण प्रक्रिया कि विज्ञान के अनुसार या हमारे वैज्ञानिकों ने क्या माना है कि कैसे इस ताल का निर्माण हुआ है, किन किन परिस्थितियों में हुआ है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, भाई उत्तराखंड एक धार्मिक नगरी है, ऐसे में हर चीज हर तथ्य के पीछे हमारे धार्मिक कारण भी जरूर होते हैं। तो दूसरा एक कारण होगा धार्मिक कारण, अर्थात उस आधार पर भी हम जानेंगे कि इस ताल का निर्माण कैसे हुआ हो। तो पहला सबसे पहले निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा होगी, जिसमें से वैज्ञानिक आधार देखे जाएंगे और दूसरा धार्मिक कारण के आधार पर इस ताल की निर्माण प्रक्रिया को जाना जाएगा। इसके अलावा इस ताल में फिर हम इस ताल को देखेंगे और इस ताल के इतिहास को जानेंगे कि आखिर में इस ताल का इतिहास क्या रहा। ताल के इतिहास को जानने के बाद फिर चर्चा होगी कि ताल के आसपास की आकृति कैसी है, कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है या क्या क्या चीज़ें इस ताल के आसपास है, भौगोलिक आकृति ताल के आसपास की कैसी है, फिर उस पर चर्चा होगी। तो यही हमारी इतनी चर्चा रहेगी या ये केंद्र बिंदु रहेंगे इस नैनीताल के अंतर्गत। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने नैनीताल को। और सबसे पहला जो केंद्र बिंदु होगा इस नैनीताल में वो रहेगा निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया। और ये जो निर्माण प्रक्रिया है दोस्तों, इस प्रक्रिया को दो आधार पर देखा जाएगा। पहला वैज्ञानिक या भूगोलवेताओं के आधार पर और दूसरा होगा हमारा धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पर नैनीताल झील का निर्माण कैसे हुआ, तो आइए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या माना है कि नैनीताल झील कैसे बनी होगी। तो दोस्तों अगर हमारे वैज्ञानिक या भूगोलवेताओं के माने तो इसमें इनके अलग अलग तथ्य हैं। अलग अलग तथ्य का मतलब है कि इन विद्वानों के जत्थे अलग अलग होकर कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। और इनमें हमारे पास तीन तरह के तबके सामने आते हैं। एक तबका अलग वैज्ञानिकों का है जो सारे के सारे एक मत की ओर गए हैं।
एक तबका अलग है जो दूसरे मत की ओर है, और एक तीसरा ही तबका देखने को मिलेगा जो कुछ तीसरा ही मत बताएंगे। और इनमें से फिर हम भी जानेंगे कि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया कि हाँ इस तरह से इसका निर्माण हुआ होगा। दोस्तों, अगर हम नैनीताल झील की निर्माण की बात करें विज्ञानों के अनुसार, भूगोलवेताओं के अनुसार, तो कुछ एक जो तबका है वो कहते हैं कि इस नैनीताल झील का निर्माण जब हमारे हिमालय निर्माण हुआ, जब हमने पहले ही एक वीडियो में ये अध्ययन कर चुके हैं हिमालय निर्माण प्रक्रिया, तो वो कहते हैं कि जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो उस दौरान, हिमालय उत्पत्ति के दौरान हमारे उत्तराखंड को अलग अलग पेटियों में बांटा गया चट्टानों के आधार पर, और उन्हीं चट्टानों के आधार पर उन्होंने कहा कि जो जो बीच में यानी कि गॉर्ज जो खाइयाँ रही या जो गैप बनते गए, उन्हीं गैप में बाद में जल राशियाँ भरती गई, अर्थात इस क्रम में उत्तराखंड की अधिकांश झीलों का निर्माण हुआ है, और उन्हीं में से एक है नैनीताल भी, कि इसी प्रक्रिया के दौरान ये नैनीताल बनी होगी। यानी कि हिमालय निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो अलग अलग प्लेटों में ये टूटा, उस दौरान जहां जहां पर खाइया या गहरे गॉर्ज बने, वहां पर बाद में जल राशियां भरने के कारण हमारे इस हिमालय का निर्माण हुआ, ऐसा ये मानते हैं। यही दूसरा तबका है, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो झील है या उत्तराखंड की जो इस प्रकार की झीलें हैं, इनका निर्माण हुआ है कि जब हिमालय बन गए थे उसके बाद हिमालयों से लगातार नदियां दक्षिणायन हुई, यानी कि दक्षिण की ओर प्रभावित हुई, और ये नदियां जब दक्षिण की ओर प्रभावित हुई तो उस दौरान अपने साथ बहुत सारी जगह से, जहां जहां से हिमालय के कच्चे हिस्से थे, वहां पर कुछ गहरी खाइयां बनाती चले गई, और बाद में यही खाइयां ठोस रूप धारण कर गई, और इन्हीं में जो जल राशियां भर गई वो ही झील कहलाई, और उन्हीं में से एक निर्माण है इस नैनीताल झील का भी। तो एक तबका इस प्रकार से भी कहता है कि ऐसे निर्मित हुई है हमारी नैनीताल झील। मैं सिर्फ ये नैनीताल झील के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ तो आप मान लीजिए कि उत्तराखंड की अधिकांश झीलों के बारे में ये राय है। आपके सामने एक प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलें, देखो झीलें बहुत प्रकार की होती है, गोखूर, अश्वकूर, इस प्रकार उस प्रकार। तो एक प्रश्न उत्तराखंड के लिए भी बनेगा कि उत्तराखंड में आखिर में किस प्रकार की झीलें हैं। तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड में हिमानी प्रकार की झीलें, यानी कि हिमालय से रिसकर जो जल आता है उनसे निर्मित जो ताल है, इसलिए उन तालों को हिमानी प्रकार की झीलें कहा जाता है। तो उत्तराखंड में हिमानी प्रकार की झीलें हैं। तो हमारे भूगोलवेताओं ने जो ये तथ्य कहे हैं या अलग अलग जो अपनी अपनी राय दी है, ये सभी झीलों पर लागू होती है, यानी कि नैनीताल झील के लिए भी एक ये तथ्य लागू होता है। लेकिन इसके अलावा नैनीताल झील के लिए एक अलग से मंडली भी बनती है हमारी भूगोलवेताओं की। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो नैनीताल झील है, हो सकता है कि पहले इस आकृतियों में बनी हो, लेकिन नैनीताल झील ने अपनी मूल शेप जो वर्तमान में हमें दिखाई देती है वो इसने 1880 में धारण की। जो वर्तमान में नैनीताल हम देखते हैं हार्ट शेप, दिल आकार की या अर्धचंद्रकार आकार की या कटोरे नुमा आकार की जो हमारी नैनीताल की झील है, तो वो कहते हैं कि इसकी जो वर्तमान आकृति है या जो वर्तमान संरचना है ये बनी है कब? 1880 में। ये 1880 का बहुत ही भयानक भूस्खलन था नैनीताल वाले क्षेत्र में। तो वो कहते हैं कि ये इस दौरान जो भूस्खलन हुआ उसके कारण जब एक नई पहाड़ी का निर्माण हुआ तो उस पहाड़ी पर लगातार बरसात से जो जल हुआ करता था वो रिसकर सीधा इस ताल में आता था और इस ताल का निर्माण उसके बाद हुआ है। तो एक तबका हमारा ऐसा भी है। इस पर हम बाकायदा चर्चा करेंगे इसके इतिहास में कि आखिर में क्या इतिहास रहा इस झील के बनने का। तो ये थे हमारे तथ्य वैज्ञानिक आधार पर या भूगोलवेताओं के अनुसार। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे धार्मिक आधार पर धार्मिक ग्रंथ कैसे पीछे छूट सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ भी अपनी कुछ न कुछ बात रखेंगे। यहाँ पर कुछ भी चीज़ उठाकर देखिए, अगर आप पत्थर भी उठा दो तो उस पत्थर के बारे में भी धार्मिक चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए धार्मिक, और ये तो हमारा ताल है, इतना प्रसिद्ध ताल है, इसके बारे में तो धार्मिक कारण होंगे। अगर धार्मिक कारणों की बात करें तो धार्मिक कारण में यहाँ पर हमारे पास दो मुख्य कारण माने जाते हैं। एक कारण तो दिया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस ताल को यानी कि नैनीताल झील को त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 3 ऋषियों के द्वारा निर्मित सरोवर। तो त्रिऋषि सरोवर हमारा ये उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण के मानस खंड में। स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। तो त्रिऋषि सरोवर की कथा एक जुड़ी है इस ताल से। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से 3 ऋषि गुजर रहे थे जिनका नाम था अत्रि, पुलस्त्य और पुलहा।
ये जो तीनों ऋषि थे जब इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो कहा जाता है कि इस स्थान पर यानी कि जो नैनीताल वाला वर्तमान में क्षेत्र है, यहाँ पर आकर उन्हें प्यास लगती है और जब प्यास होती है तो यही तीनों ऋषि कहाँ जाते हैं, मानसरोवर चले जाते हैं और मानसरोवर से जल लेकर आते हैं और यहीं पर इस स्थान पर नैनीताल जहाँ पर वर्तमान में है गहरे इस प्रकार से कुएं खोद देते हैं और उनमें जल राशि भर देते हैं। तो कहा जाता है कि उसी दौरान उनके इस जल से ही इस ताल का निर्माण हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर कभी पूछ लिया कि उन ऋषियों ने कहाँ से जल लेकर आया या किस जल से निर्मित है, तो मानसरोवर से वो जल लाए थे, मानसरोवर की झील से, और उससे इन 3 ऋषियों के द्वारा इस ताल को निर्मित किया गया। इसीलिए इसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना गया। अब दूसरा जो कथन है, दूसरा कथन जुड़ा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, जो इसके नाम से जुड़ा हुआ है, यानी कि नैनीताल, नैना आंखों से जुड़ा हुआ ये तथ्य है। इसके पीछे भी एक कहानी है और वो जो कहानी है वो इस प्रकार से है। कहा जाता है कि आप सभी लोग जानते हैं शिव का विवाह हुआ था सती से, और जो सती थी उनके पिता का नाम आप सभी लोग जानते हैं, राजा दक्ष था। तो कहा जाता है कि एक बार राजा दक्ष के द्वारा एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था और उस यज्ञ में सभी को बुलाया गया था। क्या कहते हैं, नीचे पाताल से भी, ऊपर आकाश लोक से भी, सभी जगहों से सभी लोगों को उस यज्ञ में बुलाया गया था। लेकिन एक ऐसे शख्स थे जिन्हें इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया था और वो थे शिव, महादेव। तो महादेव को यज्ञ में ना बुलाया जाना, और जब वहाँ पर कहते हैं कि जब सती जी ने ये देखा कि मेरे पति को यहाँ पर पिताजी के द्वारा नहीं बुलाया गया, ऐसे में वो अपने आप को अपमानित समझती हैं और इतना अपमानित समझती हैं कि वो जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं और सती हो जाती हैं। ऐसे में जब ये खबर शिव को चलती है तो शिव जो है आप जानते हैं फिर क्रोधित होकर तांडव, उन्होंने उनका जो है अर्ध जला शरीर वहाँ से उठाते हैं और उस शरीर को उठाते हुए बिल्कुल पूरे उसमें तांडव करने लग जाते हैं। और उस दौरान, तांडव के दौरान, जब वो शरीर को पूरे ब्रह्मांड में लेकर जा रहे थे तो उनके शरीर के कुछ हिस्से जहां जहां पर गिरे, जिन्हें हम सिद्धपीठ के नाम से भी जानते हैं, 64 सिद्धपीठ के नाम से, तो वो उसी से बने हैं, उन सती के शरीर से। ऐसे में कहा जाता है कि शिव जब केदारनाथ की ओर जा रहे थे तो केदारनाथ की ओर जाते हुए नैनीताल में वो पहुंचते हैं और इसी नैनीताल के स्थान पर जो सती थी उनकी नैना यहाँ पर गिर गए थे और उसी नैना के आंसुओं से, जो उनकी आंसू थी, उन आंसू से इस ताल का निर्माण हुआ। इसीलिए इसे नैनीताल कहते हैं। इसी नैनीताल के बिल्कुल ठीक बगल में नैना देवी का मंदिर भी है, बहुत ही प्राचीन मंदिर। तो ये कथन है हमारे धार्मिक कथन भी। तो दोनों के दोनों मैंने आपको निर्माण प्रक्रिया से संबंधित कथन बता दिए हैं। एक मैंने आपको बताया हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार, भूगोलवेताओं के अनुसार, और दूसरा मैंने आपको ये धार्मिक कथन भी बता दिया है। इसे त्रिऋषि सरोवर कहते हैं, उन 3 ऋषियों की कहानी बताई। इसके साथ साथ इसका नाम ही नैनीताल है, नैनी झील है। तो नैना के आंखों से, यानी कि इस प्रकार से भी इस मंदिर झील का निर्माण हुआ होगा। तो ये 2 हमारे पास तथ्य आते हैं। तो ये रही निर्माण प्रक्रिया। अब आइए चलिए जानते हैं इस नैनीताल के इतिहास की बात, कि आखिर में इस नैनीताल का इतिहास कैसा रहा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे इसके निर्माण प्रक्रिया की। अगर मैं नैनीताल के इतिहास की बात करूं तो वहीं पर इसके इतिहास में इसके निर्माण स्वरूप संरचना का भी जिक्र होगा। इतिहास आप सभी लोग जानते हैं कि जो नैनीताल है, नैनीताल की खोज 1841 में पी बैरन जी के द्वारा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि नैनीताल को सर्वप्रथम, या इस शहर को सर्वप्रथम खोजने का श्रेय पी बैरन को जाता है और इन्हीं के द्वारा फिर इस शहर को बाद में बसाए जाने की रणनीति भी बनाई गई और बसाया गया था। लेकिन हाल ही में ये भी पता चला है कि इन्हीं की एक पुस्तक है पी बैरन जी की, तो उन्होंने अपनी उस पुस्तक में जिक्र किया है कि नैनीताल को खोजने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था या जो श्रेय जाता है वो जाता है ट्रेल जी को। आप सभी लोग जानते हैं कि 1815 में जब गोरखों के बीच और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, संगोली की संधि, उस संधि के पश्चात गोरखे यहाँ से उत्तराखंड को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में ये कुमाऊं वाला क्षेत्र ये अंग्रेजों के अधीन हो जाता है।
अंग्रेजों का अधीन हो जाने के बाद फिर यहाँ पर जो है कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले ईवी गार्डनर को यहाँ पर कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हीं के सहायक के रूप में यहाँ पर ट्रेल को भी नियुक्त किया गया था। लेकिन ईवी गार्डनर जी ज़्यादा समय तक देखने को नहीं मिलते हैं। जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो विस्तार से वहाँ भी समझाऊंगा, परंतु जो उनके सहायक थे ट्रेल, उसके बाद वही यहाँ पर आगे कमिश्नर बनते हैं। और कमिश्नर बनने के बाद लगातार वो दौरा करते हैं पूरे कुमाऊं क्षेत्र का। तो इसी दौरान कहा जाता है कि 1921-22 के दौरान यही जो ट्रेल थे, इन्हीं ट्रेल जी के द्वारा पहली बार इस नैनीताल के खूबसूरत ताल को देखा गया था। और ये जो खूबसूरत वादियां थी उनको इन्होंने देखा था। लेकिन फिर कहते हैं कि इन्होंने इस खबर को अपने ही तक सीमित रखा। ये चाहते थे कि इतनी सुंदर जगह अगर मैं ये बता दूं तो इसे जो है इसके पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ी की जाएगी, जनसंख्या बसा हो जाएगा, ऐसे में इसकी सुंदरता खो जाएगी। तो इन्होंने कभी भी ट्रेल जी ने इसका जिक्र नहीं किया। ऐसे में कहा जाता है, इन्होंने स्वयं पी बेरेन जी ने पुस्तक में लिखा है कि पहली बार ट्रेल ने इसको खोजा था। लेकिन अभी तक जो प्रश्न बनता है कि नैनीताल को खोज करने का श्रेय किसे जाता है, तो पी बेरेन के द्वारा आता है और वही इस शहर को बसाते भी हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमें समझनी है और जाननी है। 1841 में पहली बार इस ताल को या इस स्थान को खोजा गया पी बेरेन जी के द्वारा, और 1841 के बाद ही यहाँ पर धीरे धीरे शहरीकरण या जनसंख्या बसाव शुरू कर दिया। पहले तो यहाँ पर धीरे धीरे बसाव हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये इतनी सुंदर जगह थी कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी बसाया जाने लगा और अंग्रेज लोग भी अपने कार्य निर्माण करना इन्होंने शुरू कर दिया। और यहाँ पर इतना भीड़ भड़ाका हो गया आने वाले 20-25 सालों के अंतर्गत। इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका होने के कारण बाद में यहाँ की जो भूमि थी, भाई अगर आप इस भूमि से छेड़छाड़ करोगे तो जाहिर सी बात है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और फिर उसका परिणाम भुगतना भी पड़ा। 1800 यहाँ पर नैनीताल की अगर मैं बात करूं तो नैनीताल के इतिहास में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण भूस्खलन देखने को मिले, जिनमें से सबसे पहली शुरुआत हो चुकी थी 1866 का शेर के डांडा में भूस्खलन। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण 1879 में शेर के डांडे में भूस्खलन, और तीसरा तो आप सभी लोग जानते हैं जो सबसे प्रसिद्ध है उत्तराखंड के इतिहास में, 1880 का नैनीताल का भूस्खलन, जिसने इस पूरे के पूरे शहर को बिल्कुल जमींदोज कर दिया। तो ये 3 महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 1866, 1879 और 1880 के। तीनों की तीनों बहुत ही भयानक भूस्खलन थे नैनीताल में, जिन्होंने क्या कहते हैं झकझोर कर रख दिया था उस समय अंग्रेजों को। और अंग्रेज लोग वास्तव में सोचा भी करते थे कि हाँ, अगर इस तरह से हमने छेड़छाड़ की है तो ये हमें क्या परिणाम इसके हो भी सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं लाई, जिसके जैसे कि यहाँ पर किस तरह से इस भूमि कटान को रोका जा सकता है। तो इसके लिए इन्होंने एक तो यहाँ पर जनसंख्या बसाव को कम कर दिया, दूसरा यहाँ पर पूरे के पूरे शहर को एक मैप के आधार पर यानी कि नियोजित रूप से बसाना, सुनियोजित रूप से बसाना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी रणनीति हुआ करती थी उस दौरान अंग्रेजों की, और उसके बाद एक बहुत बड़े लंबे समय तक यहाँ पर इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर मैं स्वतंत्रता के बाद अगर बात करूं भारत की, हमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ स्वतंत्र होकर, तो उसके बाद यहाँ पर हमारी जो जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्य किए हैं, वे सारे के सारे धाराशायी हो गए हैं। अंग्रेजों ने उस समय यहाँ पर एक नाला बनाया था, यहीं से एक नाला बनता है जिसका नाम है हमारा नदी निकलती है बलिया नदी, और बलिया नाले को यहीं पर उन्होंने अंग्रेजों ने निर्मित किया था। पूरे के पूरे बलिया नाले को एक अलग सिस्टम दिया था। आज भी वो बलिया नाले की जो उनके द्वारा कार्य किया गया है बिल्कुल मजबूती के साथ टिका हुआ है, जबकि हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास कर दिए हैं, बहुत सारी योजनाओं के द्वारा कार्य किए हैं, वे हमेशा धाराशायी हो जाते हैं। तो ये भी अंतर था अंग्रेजों की हमारी प्रणाली में। तो इस तरह से ये इतिहास था, और हम यहाँ तक पहुँचे कि 1880 में पहली बार यहाँ पर इतना भयानक भूस्खलन हुआ, और उस भूस्खलन से जो शेर का डांडा था उसके पूरी की पूरी पहाड़ी टूट गई थी, और उस पहाड़ी के टूटने से एक नई पहाड़ी का निर्माण हुआ निचले वाले क्षेत्र में, और जिससे उसके बाद जब भी लगातार बारिश होती थी तो उसका जल सीधा इस ताल में आकर गिर जाता था, और फिर एक नए स्वरूप में हमें ये ताल देखने को मिला। कहने का मतलब है कि 1880 से पहले इस ताल की आकृति अलग रही होगी, और जो हम आज देखते हैं वर्तमान में वो आकृति हम देखा करते हैं 1880 के बाद की बनी हुई। तो ये कुछ इतिहास है हमारे नैनीताल झील का, और वहीं से फिर आज का नैनीताल हमें देखने को मिलता है।
इसके बाद दोस्तों अब हमारी चर्चा होगी नैनीताल में कि आखिर में नैनीताल कैसा है, इसकी आकृति कैसी है और फिर इसके चारों ओर का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। तो आइए चलिए अब इसके बाद जानते हैं नैनीताल को। दोस्तों 1880 के बाद हमारे इस नैनीताल की आकृति बिल्कुल बदल गई थी और वो जो आकृति थी वो अब इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसकी आकृति की बात करूं तो हमारे नैनीताल की आकृति इस प्रकार से है। ये देख लीजिए, अगर आप इस शेप को देख रहे हैं तो ये आकृति आपको इस तरह से नजर आ रही है जैसे दिल होगा, यानी कि हार्ट शेप। प्रश्न बनता है कि किस प्रकार की आकृति, हार्ट शेप दिल आकार किस ताल की आकृति है? नैनीताल की। अगर आप कुछ और भी देख रहे होंगे तो ये कुछ चांद की आकृति नुमा बना हुआ है और चांद भी पूर्ण चांद नहीं है, अर्ध चांद है, यानी कि आधा चांद है। इसी ताल को अर्ध चांद की आकृति के समान भी माना जाता है। और साथ ही साथ अगर आप दूसरा देखें तो इस तरह से एक कटोरा भी होता है, अर्थात ये एक कटोरे की आकृति के समान भी है, तो यही ताल हमारी कटोरोनुमा आकृति के समान भी है। तो ये हमारी आकृतियां हैं इस ताल की। कैसी कैसी है? पहला हार्ट शेप या दिल आकार है, दूसरा आप कह सकते हैं अर्धचंद्रकार है और तीसरा एक कटोरे के समान इसकी आकृति देखने को मिल रही है। इस प्रकार से हमारे इस ताल की आकृति है। अब ये जो ताल आपको दिख रहा है, ये ताल भी दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से भागों में विभाजित है? तो ये ताल मल्लीताल और तल्लीताल में विभाजित है। ये वाला, ये ताल ऊपर वाला आप जानते हैं गढ़वाली में मल्ली ऊपर को कहते हैं, मल्लीताल, और ये हमारा तल्लीताल, यानी कि मल्लीताल और तल्लीताल में विभाजित है हमारा ये सुंदरताल अर्थात नैनीताल। बाकी ये इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या है? जल राशि है। तो इस प्रकार से हमारा वर्तमान में नैनीताल देखने को मिल रहा है। कब? 1880 के बाद। हो सकता है 1880 से पहले इसकी आकृति बिल्कुल अलग, और जाहिर सी बात अलग रही होगी। यह आकृति हमें 1880 के बाद मिली है इस तरह से देखने के लिए। अब अगर आप बात करें इस मल्लीताल की, तो इस मल्लीताल के ऊपर ठीक इस क्षेत्र में एक यहां पर मैदान है और नैनीताल शहर में एकमात्र मैदान है जिसका नाम है फ्लैट मैदान। और यह फ्लैट मैदान कब निर्मित हुआ? जब 1880 में यहां पर भूस्खलन आया था। अब मैं थोड़ा सा आपको इस ताल को 1880 से पहले की दशक में पहले ले जाना चाहता हूं कि पहले यहां पर क्या क्या था इस ताल के आसपास, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए जानते हैं क्या क्या था। ये जो ताल है, इसी ताल के साथ कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा एक होटल हुआ करता था, वो इस ताल के पास अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया गया था और इस होटल का नाम था विक्टोरिया प्लेस। क्या नाम था? विक्टोरिया। पैलेस या विक्टोरिया होटल। इसी विक्टोरिया होटल के साथ में एक मंदिर हुआ करता था जिसे नारायण देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता था। नारायणी देवी का मंदिर। और इसके साथ साथ यहीं पर एक और मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था नैना देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर था? नैना देवी का मंदिर। नैना देवी का मंदिर। इस प्रकार से हमारी यहां पर 1980 से पहले की कुछ आकृति हुआ करती थी, लेकिन 1980 में बहुत ही भयानक भूस्खलन के बाद ये सारा की सारा दमेजोद हो गया।
कैसे हुआ, तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें इस ताल के चारों ओर की आकृति में, यानी कि ताल के चारों ओर का भौगोलिक क्षेत्र जानना पड़ेगा। एक प्रश्न यहां से बनता है कि नैनीताल कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उन पहाड़ियों से प्रश्न भी पूछे गए हैं। जैसे आपसे कोई सी भी प्रश्न उन पहाड़ियों से दे देगा कि किस जनपद में है या किस ताल के साथ में है, तो वो पहाड़ियां भी हमें आनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर भौगोलिक आकृति देखें तो हमारा जो बीच में ये सुंदर सा ताल है, इसके चारों ओर 7 पहाड़ियां हैं और ये 7 पहाड़ियां कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे नैना पीक, या इसी को कहते हैं चाइना पीक, आलम सरिया, शेर का डांडा। नैना पीक, आलम सरिया, शेर का डांडा, हाड़ी वादी, या इसी को बोलते हैं हाथी वादी। स्नो व्यू, 1 2 3 4 5, नैना पीक, आलम सरिया, शेर का डांडा, हाड़ी वादी, स्नो व्यू, और इसके साथ साथ यहीं पर एक और पहाड़ी है आयरपात। तो ये हमारी पहाड़ी है आयरपात, और जो 7वीं है ये है देवपात। तो इस प्रकार से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है हमारा नैनीताल। कौन कौन से हैं? नैना पीक, आलम सरिया, शेर का डांडा, हाड़ी वादी, स्नो व्यू, क्या कहते हैं, आयरपात और देवपात। इन्हीं 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ नैनीताल है। और इनमें से इसको जानने के बाद अब हमें जानना है, क्योंकि हम थोड़ा सा 1880 से पहले के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर शेर का डांडा दिखाई दे रहा है, इस शेर के डांडे पर भूस्खलन हुआ और इसी भूस्खलन से हमारा ये पूरे की पूरे जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, विक्टोरिया पैलेस, नारायण देवी का मंदिर और नैना देवी का मंदिर जमींदोज हो गया, यानी कि ध्वस्त हो गए सारे के सारे। ऐसे में कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी उस दौरान लोग थे सारे के सारे इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो 1980 का आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले ये 1866 में, यानी कि इसमें 1866 में भूस्खलन होना शुरू हुआ, फिर इसके बाद 1879 में हुआ और अंत में जो 1880 का था, ये तो बहुत ही भयानक भूस्खलन था जिसने इस ताल की आकृति को भी बिगाड़ दिया और या आकृति को नया स्वरूप दिया और साथ ही साथ जो यहाँ पर हमारे ये चीजें बनी हुई थी, इन सबको भी क्या कर दिया, जमींदोज कर दिया। अब यहीं से क्या हुआ, विक्टोरिया पैलेस तो दोबारा कभी नहीं बन पाया, हमारा नारायण देवी का मंदिर भी दोबारा कभी नहीं बन पाया, लेकिन ये जो नैना देवी का मंदिर है, इस मंदिर को दोबारा से फिर से पुनर्जीवित किया गया। और इसे दोबारा से पुनर्जीवित करने का एक वहीं पर स्थानीय जो थोकदार जो सेठ व्यक्ति थे, उनका नाम था अमर सिंह शाह। कहा जाता है कि उन्हें एक स्वप्न मिला और उस स्वप्न में उन्हें ये दिखाई दिया कि वहाँ पर इस जगह पर नैना देवी की मूर्ति दबी हुई है, आप उस मूर्ति को निकालकर फिर से मंदिर का पुनर्द्वार कीजिए। तो यही जो अमर सिंह जी थे, तो आप याद रखेंगे कि नैना देवी का मंदिर जो यहाँ पर फिर से बना, ये नैना देवी का मंदिर 1883 में बना, यानी 1880 के बाद दबने के बाद 1883 में अमर सिंह शाह के द्वारा इस मंदिर को दोबारा से बनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली तिथि कि दोबारा से इस मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया, अमर सिंह शाह के द्वारा इस मंदिर को दोबारा से बनाया गया। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर हमारा ये विक्टोरिया पैलेस वाला क्षेत्र हुआ है, इसमें भी अब यहां पर दोबारा से एक निर्माण हुआ और उसका नाम है हमारा
बोट हाउस क्लब। ये बहुत ही खूबसूरत है बोट हाउस क्लब। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोट हाउस क्लब किस ताल के निकट है, क्योंकि इसका इतिहास भी अंग्रेजों के जमाने का है। 1892 में इस बोट हाउस क्लब को बनाया गया था। कब का है? 1892 में। देखिए भाई, जब ये भूस्खलन हुआ होगा उसके बाद अंग्रेजों ने इसको फिर से संवारा इस ताल को। तो 1892 में यहाँ पर बोट हाउस क्लब का निर्माण किया गया। इसी से एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो बोट हाउस क्लब है, इसका जो मुख्य भवन है, जो बहुत ही सुंदर, अगर आप लोग वहां पर जाएं तो एक बहुत ही इसकी मुख्य इमारत है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। उस भवन का निर्माण 1897 में हुआ। यानी कि बोट हाउस क्लब की मुख्य भवन का निर्माण 1897 में किया गया और ये बोट हाउस क्लब यहीं पर 1892 में निर्मित किया गया। तो नैना देवी के मंदिर को अमर सिंह शाह के द्वारा 1883 में फिर से पुनर्जीवित किया गया, जबकि अंग्रेजों के द्वारा बोट हाउस क्लब को 1892 में बनाया गया। और इसी बोट हाउस क्लब का जो मुख्य जो मंदिर कह रहा जो मुख्य भवन है, इमारत है, उसे 1897 में बनाई गई। और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है, इस भूस्खलन के बाद इस मैदान का ये जो ताल का ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर मलबा भरने से इस जगह पर एक मैदान निर्मित हुआ जो नैनीताल शहर में एकमात्र मैदान है। इस मैदान को फ्लैट मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों कुछ इस नैनीताल का इतिहास था और नैनीताल के आसपास का भौगोलिक विवरण था। अब इसके बाद एक दूसरा पॉइंट है, दूसरा फैक्ट बनता है कि इस ताल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इस ताल की गहराई कितनी है, इस ताल की लंबाई कितनी है, इस ताल की चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस ताल की समुद्र तल से ऊंचाई की, समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर है हमारा ये ताल। इसके बाद अगर हम इस ताल की गहराई की बात करें तो लगभग 28 मीटर गहरा ये ताल देखने को मिलता है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 467 मीटर के आसपास, जबकि लंबाई 1457 मीटर इस ताल की देखने को मिलती है। अब एक प्रश्न आप ये भी याद रखेंगे, इन सभी तालों में जब भी मैं आपको ताल पढ़ाऊंगा तो उनसे एक हेक्टेयर का भी प्रश्न पूछते हैं कि ये ताल कुल कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो अगर हम बात करें इस ताल की तो ये ताल हमारा 45 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ये कुछ इसके आंकड़े हैं, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई 1938 है, गहराई 28 मीटर के आसपास है, चौड़ाई 467 है, लंबाई 1457 और कुल हेक्टेयर में लगभग 45 हेक्टेयर में ये ताल फैला हुआ है। तो ये दोस्तों नैनीताल से संबंधित मैंने कुछ आपके सामने तथ्य रखे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हमने ये कवर किया कि आखिर में उत्तराखंड में कुल जो ताल हैं उन्हें कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल के आधार पर जाना। इसके अलावा फिर हमने एक कहा कि इनमें से महत्वपूर्ण तालों पर हमारी चर्चा होगी, जिनमें से आज एक ताल नैनीताल पर चर्चा हुई। नैनीताल में सबसे पहले ये जाना कि आखिर में नैनीताल की निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई, तो उसमें वैज्ञानिक आधार भी जाने और इसी में हमने धार्मिक कारणों को भी जाना कि इस आधार पर नैनीताल बना होगा। इसके अलावा फिर नैनीताल के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। इतिहास को जानने के बाद हमने ये भी जाना कि आखिर में 1880 के भूस्खलन के बाद नैनीताल यानी कि जो ये ताल है इसकी आकृति में बहुत बदलाव आए और साथ ही इस भूस्खलन के दौरान क्या क्या चेंजिंग हुए, क्या क्या यहाँ पर जमींदोज हुए, उन पर भी चर्चा हुई, कौन सी नई चीज़ें बनी उन पर भी चर्चा हुई। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आखिर में किन पहाड़ियों से गिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से, 7 पहाड़ियों के नाम जाने और फिर इसके हमने इन क्षेत्रों को भी जाना। अब एक महत्वपूर्ण चीज हम इसमें भूल गए हैं और वो है नदी का। दोस्तों आप लोग एक याद रखेंगे कि इस ताल में एक नदी अपनी जल राशि लेकर आती है और उस नदी का नाम है बलिया। इसे बलिया नाला भी कहते हैं और बलिया नदी भी कहते हैं। कहते हैं कि इसी बलिया नाले को अंग्रेजों ने बहुत ही मजबूत किया था, मजबूत बनाया था। यहाँ की जल राशि सीधा इस ताल में आती है और इस ताल की फिर जल राशि आगे चलकर हमारे गौला नदी में मिल जाती है। तो बलिया नदी नैनीताल में अपनी जल राशि लेकर आती है और यहीं से पानी रिस कर आगे फिर ये हमारा गौला नदी में भी चले जाता है। तो ये सारी बातें थी
और ये सारे फैक्ट थे जो हमने उत्तराखंड के ताल एवं नैनीताल के बारे में जाने। बाकी मिलता हूं दोस्तों आपको एक नई वीडियो के साथ जिसमें उत्तराखंड के और महत्वपूर्ण तालों को मैं लेकर आने वाला हूं। तो यदि आपको हमारे द्वारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सके और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।